दोस्तों, आज हम सिर्फ और सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन के हर संघर्ष को नजदीक से देखेंगे और अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए आइंस्टीन के जीवन के संघर्ष से बहुत कुछ सीखेंगे। तो आइए जानते हैं। अंडरस्कोर अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान भौतिज्ञ और वैज्ञानिक थे, जिनका जीवन और काम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उनकी अद्भुत कहानी है जो हमें हैरानी में डाल देती है। बचपन से ही अत्याधुनिक सोच। आइंस्टीन का जन्म 1879 में जर्मनी के उल्म नामक स्थान पर हुआ था। उनका बचपन और युवावस्था काफी आम था, लेकिन उनकी सोच अत्याधुनिक थी। वे बचपन से ही साधारण सवालों का अद्भुत रूप से विचार करते थे और विज्ञान में रुचि रखते थे। अत्याधुनिक के शैक्षिक प्राधिकरण उनकी अद्वितीय सोच को समझने में असमर्थ थे। उन्होंने अपने विचारों को बयान करने के लिए एक नौकरी नहीं प्राप्त की थी और वे एक पठन पुस्तकालय में काम करते थे। आइंस्टीन की प्रारंभिक शिक्षा वॉर्म्स म्यूनिच में हुई, लेकिन उनका अध्ययन कठिन था, क्योंकि उन्हें शिक्षा देने वाले अध्यापकों की सोच के साथ खराब संबंध थे। सापेक्ष तरंगों का सिद्धांत 1905 में आइंस्टीन ने विशेष आयामवाद के सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें वे तरंगों के द्वारा प्रकृति के रहस्यों को समझने का तरीका बताते हैं। यह सिद्धांत बाद में आइंस्टीन के विशेष तरंग सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध हुआ और उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता। जीवन का आखिरी संवाद। आइंस्टीन का आखिरी संवाद 1955 में हुआ, जब उन्होंने यूएस नागरिकता प्राप्त की थी। उन्होंने एक उद्घाटन समारोह में एक छात्र के साथ बोलते हुए कहा, ध्यान रखें, विज्ञान का संदेश हमारे दिलों में है, नहीं कहीं और। अल्बर्ट आइंस्टीन की अद्भुत कहानी हमें यह सिखाती है कि सामान्य परिस्थितियों में भी आदर्श और अद्वितीय सोच से महान चीजें हो सकती है। उन्होंने हमें यह दिखाया कि अद्वितीय विचार और संवाद से जीवन को एक नया माध्यम प्राप्त हो सकता है और हमें आदर्श और सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता था। उन्होंने 20वीं सदी के प्रारंभिक समय में विज्ञान जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई और आज भी उनका नाम विज्ञान के क्षेत्र में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ये तो सभी को पता है कि इन्होंने कई खोज की जिनके आधार पर समय, अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए, पर वे महान और लोकप्रिय इंसान भी थे। कहा जाता है, जब वे बाहर निकलते थे तो सड़क पर ही लोग उनसे उनके सिद्धांतों के बारे में पूछना शुरू कर देते थे। इससे परेशान होकर उन्होंने एक रास्ता निकाला। जब भी कोई उनसे पूछता कि आप वही हैं, तो वे नाकार जाते। वे हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर जिज्ञासा कूट कूट कर भरी है। अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में इतने बुद्धिमान नहीं थे। पढ़ाई में उनके कमजोर प्रदर्शन ने उन्हें मंदबुद्धि का टैग दे दिया। जब उनका जन्म हुआ था तो वे सामान्य बच्चे से काफी अलग थे। उनके सिर का आकार काफी बड़ा था, जो उन्हें सारे बच्चों से अलग करता था। मात्र 4 वर्ष की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया। न वो बच्चों के साथ खेलते थे और न ही उनके साथ रहते थे। अपनी अलग दुनिया में खोए रहते थे। इस दुनिया में विचार का एक ऐसा संगम था जिसमें पेड़ पौधे और ब्रह्मांड की बातें छिपी थी। मात्र 5 साल की उम्र से ही उनके अंदर विज्ञान के प्रति रुचि दिखने लगी थी। उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न चलते थे। उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास लाकर दिया था, जिसकी सुई हमेशा उत्तर की ओर रुकती थी। वे सोचते थे कि ऐसा आखिर क्यों होता है। सुनकर हैरानी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने बोलने की समस्या के चलते स्कूल जाना बेहद बाद में शुरू किया, और जब जाना शुरू किया तो स्कूल बिल्कुल जेल की तरह लगता था। उन्हें लगता था कि स्कूल में आधा अधूरा ज्ञान मिलता है। जब वे अध्यापकों से विभिन्न और कुछ हटकर प्रश्न पूछते थे तो अध्यापक उन्हें मंदबुद्धि कहते थे। बार बार अपने लिए मंदबुद्धि सुनकर उन्हें लगने लगा कि उनके दिमाग का विकास अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। इसी प्रश्न का उत्तर जानने वे अपने अध्यापक के पास गए तो उनसे टीचर ने कहा कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। ये बात उन्होंने अपने मन में बैठा ली और प्रण लिया कि एक दिन सबसे आगे बढ़कर दिखाऊंगा। उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था, फिर भी वो पूरे टाइम अपने हाथों में किताब लिए बैठे रहते थे। कुछ समय बाद इस चीज का सकारात्मक परिणाम सबको दिखाई देने लगा। इस विकास को देखकर उनके अध्यापक भी दंग रह गए। आगे चलकर उन्होंने गणित जैसे जटिल विषय को चुना। चूंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उनकी पढ़ाई में काफी बाधा आई। अपने कठिन परिश्रम और मेहनत से अल्बर्ट ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल कर ली। शिक्षा को लेकर उनका विचार था कि शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल जाओ। स्कूली बच्चों की कमजोरी लंबे समय से इस दावे से सांत्वना लेती रही है कि आइंस्टीन युवावस्था में गणित में फेल हो गए थे, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि वह वास्तव में एक असाधारण, अगर अनिच्छुक नहीं, छात्र थे। उन्होंने म्यूनिख में अपने स्कूली दिनों के दौरान उच्च ग्रेड प्राप्त किए और केवल इस बात से निराश थे कि उनके शिक्षकों द्वारा यांत्रिक अनुशासन की मांग की गई थी।
भविष्य के नोबेल पुरस्कार विजेता ने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और राज्य द्वारा अनिवार्य सैन्य सेवा से बचने के लिए जर्मनी छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले वह लगातार अपनी कक्षा में शीर्ष पर थे और जटिल गणितीय और वैज्ञानिक अवधारणाओं की उनकी समझ के लिए उन्हें एक विलक्षण व्यक्ति भी माना जाता था। जब बाद में एक समाचार लेख प्रस्तुत किया गया जिसमें दावा किया गया था कि वह ग्रेड स्कूल गणित में फेल हो गए थे, तो आइंस्टीन ने कहानी को एक मिथक के रूप में खारिज कर दिया और कहा, 15 साल की उम्र से पहले मैंने अंतर और समाकलन में महारत हासिल कर ली थी। कोई नहीं जानता कि उनकी पहली बेटी का क्या हुआ। 1896 में आइंस्टीन ने अपनी जर्मन नागरिकता त्याग दी और ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया। वहां उन्होंने सर्बिया की मूल निवासी एक साथी भौतिक विज्ञानी मिल्वा मैरिक के साथ एक भावुक प्रेम संबंध शुरू किया। बाद में इस जोड़े ने शादी कर ली और स्नातक होने के बाद उनके 2 बेटे हुए, लेकिन शादी से 1 साल पहले मैरिक ने लिसे रल नाम की एक नाजायज बेटी को जन्म दिया। आइंस्टीन ने कभी भी अपने परिवार से बच्चे के बारे में बात नहीं की और जीवनीकारों को 1980 के दशक के अंत में उनके निजी कागजात की जांच करने तक उसके अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं था। उसका भाग्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आइंस्टीन को शैक्षणिक जगत में नौकरी पाने में 9 साल लग गए। आइंस्टीन ने ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में अपने वर्षों के दौरान प्रतिभा की झलक दिखाई, लेकिन उनके विद्रोही व्यक्तित्व और कक्षाएं छोड़ने की प्रवृत्ति ने उनके प्रोफेसरों को 1900 में स्नातक होने पर उत्साहजनक सिफारिशें नहीं दीं। युवा भौतिक विज्ञानी ने बाद में बर्न में स्विस पेटेंट कार्यालय में एक रट लगाने से पहले 2 साल तक शैक्षणिक पद की खोज की। हालांकि यह नौकरी मामूली थी, लेकिन आइंस्टीन के लिए एकदम सही साबित हुई, जिन्होंने पाया कि वह कुछ घंटों में अपने कार्यालय के कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं और दिन के बाकी समय लेखन और अनुसंधान का संचालन कर सकते हैं। 1905 में, जिसे अक्सर उनका चमत्कार वर्ष कहा जाता है, इस मामूली क्लर्क ने 4 क्रांतिकारी लेख प्रकाशित किए। आइंस्टीन ने परमाणु बम के निर्माण का आग्रह किया था और बाद में वे परमाणु निरस्त्रीकरण के समर्थक बन गए। 1930 के दशक के अंत में आइंस्टीन को पता चला कि नए शोध ने जर्मन वैज्ञानिकों को परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया है। नाजियों के हाथों में प्रलय के हथियार की संभावना ने उन्हें अपने शांतिवादी सिद्धांतों को अलग रखने और हंगरी के भौतिक विज्ञानी लियो सिजलार्ड के साथ मिलकर काम करने के लिए राजी कर लिया, जिन्होंने उन्हें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को परमाणु अनुसंधान करने का आग्रह करने वाला एक पत्र लिखने में मदद की। हालांकि आइंस्टीन ने कभी भी मैनहट्टन प्रोजेक्ट में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया, लेकिन बाद में उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी करने में अपनी छोटी भूमिका के लिए गहरा खेद व्यक्त किया। उन्होंने न्यूज़वीक से कहा, अगर मुझे पता होता कि जर्मन परमाणु बम बनाने में सफल नहीं होंगे तो मैं कभी भी उंगली नहीं उठाता। उन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनने के लिए कहा गया। 73 वर्षीय आइंस्टीन ने सम्मान को अस्वीकार करने में बहुत कम समय बर्बाद किया। मैंने अपने पूरे जीवन में वस्तुनिष्ठ मामलों से निपटाए, आइंस्टीन ने इजरायली राजदूत को लिखे एक पत्र में लिखा, इसलिए मेरे पास लोगों के साथ उचित तरीके से व्यवहार करने और आधिकारिक कार्य करने के लिए स्वाभाविक योग्यता और अनुभव दोनों की कमी है। आइंस्टीन का मस्तिष्क उनकी मृत्यु के बाद चुरा लिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन। पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे 1994 में अल्बर्ट आइंस्टीन के मस्तिष्क से भरा एक जार पकड़े हुए है। अप्रैल 1955 में आइंस्टीन की मृत्यु पेट की महाधमनी धमनी विस्फर से हुई थी। उन्होंने अनुरोध किया था कि उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन एक विचित्र घटना में प्रिंसटन के रोग विज्ञानी थॉमस हार्वे ने उनके शव परीक्षण के दौरान उनके प्रसिद्ध मस्तिष्क को निकाल दिया और उनकी प्रतिभा के रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद में इसे अपने पास रख लिया। आइंस्टीन के बेटे से अनिच्छा से स्वीकृति मिलने के बाद हार्वे ने बाद में मस्तिष्क को टुकड़ों में काट दिया और अनुसंधान के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों को भेज दिया। दोस्तों, आगे अल्बर्ट आइंस्टीन के 10 वाक्यांश दिए गए हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को एक बहुत ही अच्छी दिशा दे सकते हो। एक, शिक्षा तथ्यों को सीखना नहीं है, बल्कि मन को सोचने का प्रशिक्षण देना है। 2, हमें सफल व्यक्ति बनने का प्रयास न करके सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। 3, प्यार में गिरने वाले लोगों के लिए गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। 4, शुद्ध गणित अपने आप में तार्किक विचारों की कविता है। 5, मूर्खता और बुद्धिमत्ता में यह फर्क है कि बुद्धिमत्ता की एक सीमा होती है। 6, कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। 8, जैसे ही आप सीखना बंद कर देते हैं, आप मरना शुरू कर देते हैं। 9, एक जहाज सबसे अधिक सुरक्षित समुद्र के किनारे पर होता है, परंतु वो इसलिए नहीं बना होता है। 10, अपने आप को खुश करने का तरीका किसी और को खुश करना है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन की ये अद्भुत थॉट सुनकर इन्हें अपने जीवन में उतारने से खुद को नहीं रोक पाओगे। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, कल से सीखो, आज के लिए जियो, कल के लिए आशा रखो। महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल करना बंद न करें।
जो व्यक्ति अब और रुककर आश्चर्य नहीं कर सकता और विस्मय में डूबा नहीं रह सकता, वह मृत के समान है, उसकी आंखें बंद है। एक खुश आदमी वर्तमान से इतना संतुष्ट रहता है कि वह भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। सफल होने का प्रयास मत करो, बल्कि मूल्यवान बनने का प्रयास करो। मैं हर किसी से एक ही तरह से बात करता हूं, चाहे वह कचरा उठाने वाला हो या विश्वविद्यालय का अध्यक्ष। और भी अधिक प्रेरणा के लिए इन जीवन के छोटे उदाहरणों को न चुके, जो आपको पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन कल्पना उद्धरण। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान सीमित है, कल्पना दुनिया को घेर लेती है। हम अपनी समस्याओं का समाधान उसी सोच से नहीं कर सकते जिसका प्रयोग हमने उन्हें बनाते समय किया था। मैं एक कलाकार हूं और अपनी कल्पना पर स्वतंत्र रूप से चित्र बना सकता हूं। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान सीमित है, कल्पना दुनिया को घेर लेती है। सबसे सुंदर अनुभव जो हम प्राप्त कर सकते हैं वह रहस्यमय है। एक सवाल जो कभी कभी मुझे उलझन में डाल देता है, क्या मैं पागल हूं या दूसरे लोग? महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल करना बंद न करें। जिज्ञासा के अस्तित्व का अपना कारण होता है। बहुत कम लोग हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं और अपने दिल से महसूस करते हैं। मैं ऑटोमोबाइल के मानकीकरण में विश्वास करता हूं। मैं मनुष्यों के मानकीकरण में विश्वास नहीं करता। मनुष्य को यह देखना चाहिए कि क्या है, न कि यह कि वह क्या सोचता है कि होना चाहिए। मैं विरासत से यहूदी हूं, नागरिकता से स्विस हूं और बनावट से एक इंसान हूं, और केवल एक इंसान हूं। किसी भी राज्य या राष्ट्रीय इकाई से कोई विशेष लगाव नहीं है। महान आत्माओं को हमेशा ही औसत दर्जे के दिमागों से हिंसक विरोध का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।